नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद मुहर लग सकती है। 11:30 समय का वो वक्त बताया जा रहा है। लोक भवन में ये बैठक होगी और उसके बाद कई प्रस्तावों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के बाद कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लग सकती है। तो ये बैठक अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम है। कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर चर्चा होगी, मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और अक्सर इस तरीके की बैठक होती रहती है। जनहित के लिए कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर आज चर्चा की जानी है और उसके बाद उस पर मुहर लग सकती है। हालांकि ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, जिस पर मुहर लगेगी, ये देखना होगा और बैठक के बाद ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल सुबह 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब लोक भवन में ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्ताव जिस पर चर्चा हो सकती है। कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो भी प्रस्ताव होंगे उसका सीधे तौर पर असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। यही वजह है कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर आज चर्चा होनी है। चर्चा के बाद इस पर मुहर लगेगी। अब जनहित के ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं, किस पर मुहर लगती है, ये भी देखना होगा। बैठक के बाद इसका खुलासा होगा। सुबह 11:30 बजे लोक भवन में यह अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव जो रखे जाएंगे उसको लेकर चर्चा होगी और मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की बैठक अपने आप में बेहद खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बेहद करीब है। अब ऐसे में हालांकि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा होगी, लेकिन इसका जो सीधा असर है वो लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। जनहित के ये प्रस्ताव होंगे, लेकिन कौन कौन से वो प्रस्ताव होते हैं, कितने वो प्रस्ताव होते हैं, ये देखना होगा। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, आज अहम बैठक होने जा रही है योगी कैबिनेट की। ऐसे कौन से प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है? एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और उन पर मुहर लग महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले अब जितनी भी कैबिनेट बैठक होंगी, कहीं ना कहीं जनता से जुड़े सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाले जो मुद्दे होंगे वो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, प्रस्ताव आएंगे और उन पर चर्चा होगी। उसके बाद उन पर अंतिम मोहर लगेगी। निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि जो भी समय चुनाव से पहले बचा है उसमें जनता के लिए कुछ ज्यादा बेहतर किया जाए, जिससे 2024 की जल्दी वोटिंग हो तो जनता भी उनके लिए सोचे। निश्चित तौर पर एक दर्जन लगभग प्रस्ताव है जो आज कैबिनेट के सामने आने हैं, जिसमें अगर बात करें तो बुंदेलखंड में औद्योगिक जो इकाइयां लगनी है उनके लिए जमीन खरीदने जो इकाइयां लगनी है उनके लिए जमीन खरीदने किस तरीके से आसान किया जाए, ये प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट सामने और इस पर मोहर लग सकती है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल नीति जो है, सौर ऊर्जा नीति है, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ जो है अयोध्या है जिसको कहीं ना कहीं अब सौर ऊर्जा का क्षेत्र वो बनाना है, उसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो धान खरीद होनी है उसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। सीएजी की रिपोर्ट जो विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करनी है इसको लेकर के प्रस्ताव आ सकते हैं। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज प्रस्ताव कैबिनेट सामने आ सकते हैं और कैबिनेट इनको अपनी अंतिम मंजूरी दे सकता है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जिस पर मोहर लगती है और इसका खुलासा बैठक के बाद ही होगा। अश्विनी, आप बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर अहम बैठक आज होनी है योगी कैबिनेट की और इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लगेगी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। सपा की आज अहम बैठक है। अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक करेंगे। मीडिया पैनलिस्ट के साथ ये बैठक होगी। ज्ञानवापी, यूसीसी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात होगी। सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में ये विशेष बैठक होगी।
सपा की आज विशेष बैठक है जिसमें कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा होगी। महंगाई, बेरोजगारी पर बात होगी। इसके साथ ही ज्ञानवापी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। यही वजह है कि ज्ञानवापी को लेकर चर्चा होगी। यूसीसी समेत कई ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा होगी। तो अश्विनी, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर सपा की अहम बैठक होने जा रही है, कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से वो विषय रहने वाले हैं, कितने बजे वो बैठक होने वाली है, साथ ही साथ कौन कौन से नेतागण इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो पैनलिस्ट, मीडिया पैनलिस्ट है, प्रवक्ता हैं, उनके साथ आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो आज बैठक करेंगे, क्योंकि इसमें देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं क्या कुछ पक्ष पार्टी का है ये रखना, ये कहीं ना कहीं बताना पार्टी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि पार्टी का पक्ष कुछ होता और होता है, लेकिन जब मीडिया पैनलिस्ट जो होते हैं उनको सही जानकारी नहीं होती, जिससे वो पार्टी की जो लाइन होती है उससे इतर जा करके अपना बयान देते हैं। इसी को लेकर एक तरीके से कहें आज कार्यशाला के होगी, क्योंकि मुख्य जो अखिलेश यादव हैं वो कहीं ना कहीं अपने पैनलिस्ट को बताएंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद जो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा चल रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से कल जो है मुख्यमंत्री ने उस पर बयान दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो थी वो तेज हो गई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सरकार के लोग हों या फिर विपक्ष की पार्टियां हों, सभी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से घेराबंदी करने में लगी हुई। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अखिलेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के बड़ा ही फूंक फूंक कदम रख रही है, क्योंकि वो जानती है कि जरा सी गलती पूरी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि उन्होंने देखा किस तरह के सीए एनआरसी को लेकर के जब आवाज उठाई थी उस दौरान, उसके बाद जो चुनाव हुए किस तरीके से नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाह रही है ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर कॉमन सिविल कोड हो या फिर तमाम अन्य ऐसे मुद्दे हों जो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन पर जब बयान दें, उन पर जब बोले तो क्या कुछ बोले, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आज दिशा निर्देश जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव देंगे। इस दौरान अगर बात करें तो अखिलेश यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इसके अलावा शिवपाल यादव भी मौजूद रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, ज्ञानवापी का जो मामला है वो इसलिए गर्मा गया है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। हालांकि अब उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि मंदिरों के बारे में अगर कहा जाता या फिर अगर मंदिर बनाया जाता जिस जगह पर, तो वो मामला कोर्ट में भी नहीं जाता। तो क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं इस समय समझ नहीं पा रही उसको करना क्या है, क्योंकि सीधे तौर पर वो ना तो साथ दे सकती ना ही मना कर सकती है। क्योंकि देखा गया इससे पहले जब रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए थे तो उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उससे अपना पत्ता काट लिया था, दूरी बना ली थी और कहा था ये बयान उनका निजी बयान। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बखूबी पता है कि अगर इस तरीके के बयानों में स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान सीधे तौर पर जो है पार्टी को होगा। चुनावी जब माहौल होगा उस दौरान कहीं ना कहीं जनता भी इस चीजों का जिक्र करेगी, जनता भी इन चीजों को ध्यान देगी कि समाजवादी पार्टी के किस नेता ने क्या कुछ कहा था। तो ऐसे में फिर एक बार जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जो है केदारनाथ को लेकर के, बद्रीनाथ को लेकर के बयान दिया, उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर के बयान दिया। लेकिन इनकी इस बयानबाजी में कोई भी समाजवादी पार्टी के दूसरा बड़ा लीडर नहीं कूदने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जान रहे हैं कि अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाया जाएगा तब भी नुकसान है और उनकी ना में ना मिलाया जाए तब भी नुकसान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनको अकेले छोड़ चुकी है। उनकी बयानबाजी अपनी जगह है, समाजवादी पार्टी की बयानबाजी अपनी जगह है। हालांकि जो बयानबाजी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की गुप्त तरीके से सहमति हो सकती है, क्योंकि कोई भी लीडर, बड़ा लीडर है, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के इतने बड़े बयान नहीं देगा, क्योंकि जबकि पता है उसका बयान जो सीधे तौर पर पार्टी पर फायदा नुकसान कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से कहे समाजवादी पार्टी भी चाह रही है कि इन मुद्दों को किसी के ना किसी तरीके से उठाया जाए, लेकिन सीधे तौर पर इन मुद्दों को नहीं उठा सकती, क्योंकि उसको पता है इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा बखूबी उठाना जानती है। जी बिल्कुल। हालांकि साफ तौर पर यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को फ्री हैंड दिया गया है, क्योंकि लगातार बयानबाजियां करते नजर आ रहे हैं। और बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल।
4 आईपीएस अफसरों के तबादले डॉक्टर के एजीलरसन जेसीपी वाराणसी बनाए गए हैं। इसके साथ ही विनीत जायसवाल का तबादला निरस्त कर दिया गया है। मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही बनी है। अनिल कुमार को पुलिस अधीक्षक चंदौली का कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा फेरबदल किया गया है और कई ऐसे जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर के एजीलरसन जेसीपी वाराणसी बनाए गए हैं। अश्विनी, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर 4 आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं, उसकी क्या कुछ वजह रही? प्रदेश सरकार इस समय तबादला एक्सप्रेस चला रही है। देखा गया था 14 आईपीएस अफसरों के तबादला किए गए थे, साथ ही साथ 10 जिलों के कप्तान जो थे उनको हटाया गया था। इसके बाद अब जो बात करें तो एक बार फिर 4 आईपीएस अफसरों के तबादला, हालांकि 3 आईपीएस अफसरों का तबादला है और 1 आईपीएस अफसर जो लखनऊ में इसमें तैनात है उनका तबादला निरस्त किया गया। बात करें डॉक्टर के एजीलरसन का, जो अब जेसीपी जो है वाराणसी होंगे, साथ ही साथ बात करें मीनाक्षी कात्यायन, इनका भी तबादला हुआ है। इनको पुलिस उपायुक्त गौतम बुद्ध नगर से जो है भदोही जनपद का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। साथ ही साथ अनिल कुमार सेकंड हैं, द्वितीय हैं, इनको जनपद भदोही से जो एसपी थे उनको पुलिस अधीक्षक चंदौली बनाया गया। निश्चित तौर पर तबादले हैं और आने वाले दिनों में और भी इस तरीके के पुलिस महकमे में तबादले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी पीपी सब अधिकारियों के तबादले होने बाकी है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही अश्विनी ये भी समझाइए कि यहाँ पर विनीत जायसवाल जिसके तबादले को निरस्त कर दिया गया है, उसकी क्या वजह रही? बिल्कुल, जो विनीत जायसवाल हैं लखनऊ में उपायुक्त पद पर तैनात है। हालांकि इन चीज़ों का जिक्र सरकार की और शासन की ओर से नहीं किया जा रहा है कि क्या वजह रहती है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका भी समय लखनऊ कम हुआ था, जिसकी वजह से उनको तबादला निरस्त किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि तबादला नीति का जो नियम बनाया गया उसका पालन हो। 3 साल से कम समय उनको हुआ था और ऐसे में उनका तबादला करना सरकार ने सोचा है कि ठीक नहीं है, इसलिए उनको वापस लखनऊ में ही रखा जाएगा। उनकी जगह पर दूसरे अधिकारी को वहां पर तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, और ये जो आईपीएस अफसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं, अब इनको एक अहम नई जिम्मेदारी भी यहां पर दी गई है, तो कितनी चुनौतीपूर्ण इनके लिए रहने वाला है? ऐसे कौन से काम है जो पेंडिंग है, जो उनको करने हैं? बिल्कुल, किसी भी जिले में तमाम काम होते हैं, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। जब अधिकारी जाता है तो उसके लिए कई लंबी लिस्ट होती है। एक अधिकारी जो उसमें मौजूद होता है उसको लगता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन जब दूसरा अधिकारी जाता है तो देखता है कि कितना पेंडिंग काम होता है। पुलिस महकमा वैसे भी कहा जाता है यहाँ पर काम की कमी नहीं होती, तो ऐसे में जो भी जिम्मेदारी नए अधिकारियों को मिली है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मिली है। कुछ अधिकारियों को साइडलाइन किया गया, उनका भी परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं शासन स्तर से देखा जा रहा था और उसके बाद ही कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब ये बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और आगे किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं ये तमाम अफसर, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। नगर निगम में गृहकर मिलने वाली छूट की समय सीमा बढ़ाई गई है। 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने पर मिल रही थी 10% की छूट, लेकिन अब 31 अगस्त तक गृहकर जमा करने पर मिलेगी 10% की छूट। नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में समय सीमा बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में ये बड़ा समय वो निर्णय लिया गया है। नगर निगम में गृहकर मिलने वाली छूट की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने पर मिल रही थी 10% की छूट और अब 31 अगस्त तक गृहकर जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी, यानी कि समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी की इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया और ये निर्णय लिया गया कि समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। तो लखनऊ से खबर है, सुधीर कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, वन विभाग के कार्यवाहक प्रधान मुख्य वन संरक्षक बने हैं सुधीर शर्मा। वहीं ममता संजीव दुबे के सेवानिवृत्त होने पर सुधीर को अहम जिम्मेदारी मिली है। तो यहां पर अहम जिम्मेदारी दी गई है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुधीर कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
वन विभाग के कार्यवाहक प्रधान मुख्य वन संरक्षक बने हैं सुधीर शर्मा। दिल्ली से खबर है, मणिपुर वायरल वीडियो मामले में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लिया था। मणिपुर वायरल वीडियो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार के उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हुए तो दखल देंगे। तो यहां पर अब सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है देखना होगा। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और ये कहा था कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर उचित कदम उठाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो खुद दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा ये देखना होगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लिया था और अब इस वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हालांकि इसको लेकर सरकार को हिदायत दी गई थी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई होगी, कितने बजे ये सुनवाई होगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार मणिपुर हिंसा मामले में आपने देखा पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वीडियो वायरल मामले में पूरे तरीके से स्वतः संज्ञान लिया था। केंद्र सरकार से कहा था कि अगर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एसआईटी बनाने का भी संकेत दिया है। इसके साथ ही ये मामला पहले से लंबित समय में आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो बाद में जब सुनवाई होगी देखने वाली बात होगी कि खासतौर से केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कोई अपनी तारीख देता है या सुप्रीम कोर्ट आज कोई महत्वपूर्ण फैसला इस पूरे मामले को लेकर देता है। क्योंकि हमने तरीके से मणिपुर मामले में वीडियो वायरल लगातार अन्य नेता लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे। ठीक है पीयूष, आज क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला आएगा ये देखना होगा। तो वहीं आपको ये बता दें कि मणिपुर वायरल वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और मुंबई से खबर आपको बताते हैं, जहां मुंबई के थाने में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के थाने में बड़ा हादसा हुआ और इसी बीच आपको ये बता दें कि करीब 16 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। और वहीं गदर लॉन्चिंग मशीन गिरने से ये हादसा हुआ है। घटनास्थल पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है और ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, कई लोगों के फंसने की अभी भी उम्मीद है। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण का निर्माण हो रहा था और उस समय ये बड़ा हादसा हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के थाने में ये बड़ा हादसा हुआ है। करीब 16 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं कई लोगों के दबने की अभी भी आशंका है। गर्दर लॉन्चिंग मशीन गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितना बड़ा ये हादसा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि रेस्क्यू अभियान फिलहाल किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण का निर्माण हो रहा था और उस समय यह हादसा हुआ। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करीब 16 लोगों की इसमें मौत की खबर है, 3 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके फंसने की उम्मीद है। यही वजह है कि यहां लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू अभियान यहां पर उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। कई लोगों के फंसने की अभी भी उम्मीद है और कितना भयानक यह हादसा है, इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है।
घटनास्थल पर प्रशासन की टीम मौजूद है, पहुंची हुई है। वहीं कानपुर में एक छात्र की हत्या का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में खुलासा ये हुआ है कि छात्र की जो हत्या है उसके दोस्तों ने ही की है। अब ये खास रिपोर्ट देखिए। वो उसका दोस्त था। वो हर कदम पर साए की तरह साथ चलता था, हर सुख दुख का साथी था। उसे क्या पता था कि उसकी दोस्ती एक दिन दम तोड़ देगी, जिंदगी से सांस का रिश्ता टूट जाएगा और तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त होगा जिस पर उसे खुद से ज्यादा विश्वास था, भरोसा था। कानपुर के न्यू आजाद नगर स्थित प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या वजह थी। दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन हो गया। दरअसल मृतक नीलेंद्र तिवारी और आरोपी छात्र एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक एक लड़की से बातचीत को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, खून के प्यासे हो गए। शनिवार को दोनों की लड़ाई हुई। दोस्तों ने उनका झगड़ा शांत करा दिया था, लेकिन सोमवार को क्लास में उनके बीच फिर टकराव हो गया। साथ पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि आरोपी और नीलेंद्र की अच्छी दोस्ती थी। हाल ही में साथ में पढ़ने वाली एक लड़की से नीलेंद्र की बातचीत होने लगी। आरोपी को ये पसंद नहीं आया। आरोपी इसी बात से नीलेंद्र से नाराज था। नाराजगी इतनी बढ़ी कि आरोपी छात्र सोमवार को बैग में चाकू रखकर ले आया और नीलेंद्र पर कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। देखते ही देखते क्लास में चीत्कार मच गई। मामले की भनक लगते ही स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा। तब नीलेंद्र तिवारी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में पहले उसे विधुनी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे हैलेट अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना बिदनू के न्यू आज़ाद नगर चौकी क्षेत्र में प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक घटना हुई है। लगभग सुबह 10:30 बजे एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को चाकू से वार किया, जिसकी वजह से उस पीड़ित विद्यार्थी को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने स्कूल में पहुंचकर आरोपी छात्र से पूछताछ शुरू की। पुलिस पूछताछ में पता चला कि नीलेंद्र ने आरोपी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के चलते आरोपी बहुत डरा हुआ था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।